सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वैसे आपको दो मेन प्रिंसिपल्स है जो आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूं। जो पिछला वीडियो है वो कौन सा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये कौन सा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 1 हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और टेलर का, FW टेलर के साइंटिफिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। ये जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाए करीबन 100 साल पहले, उसका आज भी वैलिडिटी है, आज भी एडवांटेज है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, जो मैनेजमेंट को गाइड करता है संस्था ठीक से चलाने के लिए। तो हम एक एक करके एडवांटेज देखेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक बात ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट में आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। अभी ये जो स्टडी है वो प्रिंसिपल्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। एक प्रिंसिपल है जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल क्या है कि आप डिसीजन टॉप में लो, बाकी लोग को सिर्फ फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल, लोअर तीनों लेवल पे लिया जाएगा। तो एक संस्था के लिए क्या जरूरी है, दोनों, क्योंकि बड़े डिसीजन टॉप लेवल पे, छोटे डिसीजन दोनों लेवल पे। सो द मोमेंट मैनेजमेंट को पता है कि आप बड़े फैसले में लूंगा, मुकेश अंबानी जियो लॉन्च करना है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा, लोअर लेवल के मैनेजर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करेगा कैसे आपको संस्था चलाना है, ठीक है। एक इनसाइट देगा मैनेजर को। सब फैसले आप नहीं ले सकते, आप थक जाओगे। जैसे एक ही 6 सब्जेक्ट है कॉमर्स के, मैं ही 6 सब्जेक्ट सिखाऊं तो मैं थक जाऊंगा। 6 टीचर्स रहे तो क्या एक टीचर एक सब्जेक्ट में फोकस करेगा तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा। आया समझ में। तो ये पहला था। दूसरा, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ दो प्रकार के रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन आप याद रखना, कोई भी संस्था है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है। बट आपको मैन, मनी, मशीन, मटेरियल सब लगेगा। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा। उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी। मैं आपको टाटा नैनो का एग्जांपल देता हूँ। जब टाटा ये लोग नैनो बना रहे थे, इनको सस्ते में बनाना था गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी बनानी थी। अब एक गाड़ी में स्क्रूज और नट्स और बोल्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो जो टायर में जो रहता है ना, स्टेपनी, या स्टेपनी नहीं, टायर में जो फिट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो पूरे इसमें ना 3 ऐसे फिट किए, 3 स्क्रू, और मैक्सिमम जगह सेम टाइप रखा। मतलब जो इनपुट है गाड़ी में वो कम से कम हो और वही इनपुट आसानी से खोला जाए, खर्चा भी कम हो। बोलने का तात्पर्य है कि जैसे आपका मोबाइल में यदि 64 का है, 64 GB, तो आपके फोटोज जगह कम पड़ेगा। आपने एक बार 256 का ले लिया, चलो 512 का ले लिया, आप दुनिया भर के फोटो वीडियो लो, कोई टेंशन नहीं, स्टैंडर्ड बना दिया ना आपने। देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में यदि मैं पगार, रेम्यूनरेशन, एक प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है वो भी आप डाल सकते हो। मैं पगार ज्यादा दूं तो क्या होगा, कंपनी लॉस में चला जाएगा। मैं कम दूं तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा। तो बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, अब पगार स्किल के हिसाब से दो, ना ज्यादा ना कम, वो भी खुश, अपन भी खुश। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जो पैसा है बराबर इस्तेमाल हो रहा है, वर्कर भी खुश है। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब बैलेंस डिसीजन। ज्यादातर ये जो है, जो FW टेलर ने एक बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट लाया। उन्होंने क्या कहा कि पहले तो वर्कर को ट्रेन करो, अपॉइंट करो, लेकिन पहले ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग के बाद मशीन में लगाओ। लेकिन साइंटिफिक डिसीजन के लिए उन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट जो है वो प्लान करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन का प्लानिंग मैनेजमेंट करेगा, और वर्कर एक्चुअल प्रोडक्शन करेगा। मतलब प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, वर्कर विल
डू द प्रोडक्शन। सो साइंटिफिक डिसीजन कैसा है, वर्कर को मालूम है कि प्लानिंग वो कर रहा है, मुझे सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। मैनेजमेंट को मालूम है कि वर्कर वो प्रोडक्शन कर लेगा, मुझे सिर्फ थिंकिंग फंक्शन लाना है। तो मैनेजमेंट को टेक्निकली मशीन के बारे में सोचना नहीं है, प्रोडक्शन के बारे में कितना करना है वो सोचना है। तो इससे साइंटिफिक डिसीजन आ जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने सारे प्रिंसिपल लागू होते हैं। आप फेयर रेम्यूनरेशन दो, आप हेल्दी वर्किंग प्लेस दो, मशीन्स को सैनिटाइज करो। आजकल क्या हो रहा है पता है, रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जहां पे 10 लोग, अच्छा बॉश कंपनी में ऐसे भी मशीन है जो एक मशीन 28 काम करके आउटपुट निकालती है, मतलब आपको 28 लोग की जरूरत नहीं। सो अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप सी एक फैक्ट्री है, रिसोर्सेज आपको सोसाइटी से आते हैं, गुड्स आप सोसाइटी के लिए लेके जाते हो, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, आप पोल्यूशन भी करते हो। सो बेस्ट है आप वर्कर को सही पगार दो, सही टूल्स एंड इक्विपमेंट लाओ, जिससे, अच्छा बोइंग में अभी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, अभी बीच में उनका टायर गिरा, बीच में दरवाजा उड़ गया था, तो पता चला कि बोलते ना जल्दबाजी में प्रोडक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स हुए, हो सकता है बोइंग में ने रिसर्च ठीक से नहीं किया हो, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कितने लोग की जान गई होगी एक्सीडेंट्स की वजह से। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, और अभी जो सुनीता विलियम जहाँ पे फंसी हुई है ना, वापस नहीं आ पा रही है, वो भी बोइंग कंपनी का आई थिंक सैटेलाइट जो भी है। सो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, उसके लिए मशीन, वर्कर्स, एक स्क्रू नट से एक्सीडेंट हो जाता है, जो जब कौन सा वापस आते समय वो एक्सीडेंट हो गया था, सब मर गए थे, वो कुछ कल्पना चावला जिसमें जिनकी डेथ हो गई थी, उसमें एक जो है ना हीट रेसिस्टेंट जो है वो थोड़ा ढीला पड़ गया था, वो हट गया तो हीट पूरे में फैल गया, ऐसे कुछ तो है। मतलब एक गलती की वजह से पूरा कोलैप्स हो जाता है। और लास्ट में एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक है। अभी जापान ने 6G लॉन्च कर दिया, अभी इंडिया सोच रहा है कि अपन 5G में है, अपन 5G में चल रहा है, वक्त बदल रहा है। बोलते ना मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि 5G काफी नहीं है, जापानीज लोग 6G पे चल रहे हैं। सो वक्त तुमको R&D करना पड़ेगा हर जगह पे। एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में आईफोन 30,000 आईफोन दिन में बनाता है, मैक्सिमम लेडीज है, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। आज तक इंडिया में आईपैड एयरपॉड नहीं बना, अब वो भी ले रहा है। तो उन्होंने बोलते ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट किया। होंडा सिटी ले लो, नाम वही है गाड़ी का, लेकिन हर साल उसमें अपडेट लेकर आते हैं। 10-12 साल से, 15 साल से गाड़ी का नाम वो है, कॉस्मेटिक चेंज करते हैं, लेकिन अपग्रेडेड गाड़ी आती है। आया समझ में? तो एक्टिवा भी देख लो, जब लॉन्च हुई थी तभी माइलेज मुश्किल से 35-40 देती थी, फिर 60 देती थी, फिर जैसे पोल्यूशन का हिसाब से तुम्हारी गाड़ी पोल्यूशन कम करते जा रही है। और अभी ई एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा, बैटरी वर्जन, ये साल लॉन्च होने वाला है। और फिर हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। सो कोऑर्डिनेशन किसको करना है, मैनेजमेंट और वर्कर्स को करना है। सो सीधी बात है, मैनेजमेंट शुड प्लान, वर्कर्स शुड डू। और एक और है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस रखो। टॉप लेवल पे फैसला लो, लोअर लेवल पे भी अधिकार दो। कुछ फैसले लोअर लेवल लेंगे, कुछ फैसले टॉप लेवल लेंगे, इंपॉर्टेंट फैसले टॉप लेवल लेंगे, रूटीन फैसले लोअर लेवल लेंगे। इससे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल को दिया ही नहीं, सब चीज टॉप लेवल ने किया, तो लोअर लेवल कब आगे बढ़ेगा, कब डिसीजन मेकिंग की क्षमता आएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब बिजनेस अप्रोच, इसका रिलायंस का ले लो। इन्होंने क्या किया, इनका क्रूड ऑयल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट जामनगर में, उनको पता है पेट्रोल एक दिन खत्म होना है, कैसे जियो में एंटर हुए, रिटेल में एंटर हुए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि अभी, अच्छा डीकैथलॉन सुना है, अब डीकैथलॉन के कंपटीशन में उतार रहे हैं, मेट्रो मॉल को खरीद लिया, हैमले टॉयज को खरीद लिया, वर्ल्ड के सबसे जो बोलते ना जियो वर्ल्ड में ये सब लग्जरियस ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं वो लोग।
तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि भाई हमारा काम यही नहीं है, हमारे दूसरे भी काम है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि आप फ्लेक्सिबल रहो। ठीक है, तो ये थे आपके 7 पॉइंट। आया समझ में? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।